गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BSOG 171 जो हमारी बुक रहेगी BSOG 171 में देखेंगे हमारा जो रहेगा इसका जो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 रहेगा, यूनिट नंबर 10 रहेगा। बुक का हमारा नाम है भारतीय समाज, छवियाँ एवं वास्तविकताएं। आज हम चैप्टर नंबर 10 में नातेदारी क्या होती है। नातेदारी का मतलब होता है कि हम लोगों की जो रिश्तेदारियां होती हैं, ठीक है, हम लोग क्या है आपस में सभी में जो संबंध है, जैसे हमारे मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, जो हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं, यानी जो हमारी रिश्तेदारियाँ होती हैं, इन्हें को हम क्या बोलते हैं, नातेदारी, यानी जो रिश्तेदारियाँ होती हैं। इन्हीं के बारे में आज देखेंगे कि उत्तर भारत में कैसे नातेदारियाँ हैं, नातेदारी क्या होती है, नातेदारी की परिभाषा क्या है, नातेदारी के आयाम क्या है, उत्तर भारत में नातेदारी कैसे है और दक्षिण भारत में नातेदारी कैसे है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आप इसमें देखेंगे 10.2 क्या है, नातेदारी की परिभाषा। 10.3 रहेगा नातेदारी के आयाम। 10.4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या 10.4 रहेगा, उत्तर भारत में नातेदारी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तर भारत में कैसी नातेदारी है। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा दक्षिण भारत में नातेदारी कैसे है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में जैसे होता है 10.6 रहेगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भारत में मातृवंशीय समुदाय में नातेदारी संगठन कैसे है। तो यही लगभग 3-4 इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, उत्तर भारत में नातेदारी कैसे है और दक्षिण भारत में नातेदारी कैसे होती हैं। ये 2 पॉइंट क्या रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो इसमें रहेगा, सबसे पहले देखते हैं नातेदारी की परिभाषा, ठीक है, इसी को देखते हैं। देखो, नातेदारी पद्धति रिश्तेदारों के समूह के संदर्भित करती है, यानी जो नातेदारी होती है वह हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनके समूह को क्या बात करती है, संदर्भित करती है या बताती है, जो या तो रक्त संबंध के आधार पर या विवाह संबंध के आधार पर रिश्तेदार के रूप में जाने। आज हमारी जितने भी रिश्तेदारियां होती हैं या तो रक्त संबंध के आधार पे हैं या वैवाहिक संबंध के आधार पर। रक्त संबंध के आधार पर अगर मैं बताऊं, जैसे क्या है, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं। शादियों के आधार पे, अगर विवाह के आधार पे अगर नातेदारी देखो, जैसे सास हैं, ससुर हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, या इसमें कह सकते हो साले हैं, साली हैं, ये सारे यानी जो हमारे नातेदारियां होती हैं या तो रक्त संबंध के आधार पे या तो वैवाहिक संबंधों के आधार पे पहचानी जाती हैं या बनती हैं। समाजशास्त्र में सभी रक्त संबंधों को एक तकनीकी शब्द दिया, यानी समाजशास्त्र जो शब्द यानी सोशोलॉजी में अगर देखोगे तो रक्त संबंधों के आधार पर जितनी भी नातेदारियां होती हैं उनको एक शब्द दिया जाता है जिसको क्या समर रक्तता द्वारा जाना जाता है। यानी समाजशास्त्र में जो रक्त संबंधी जो हमारे संबंध होते हैं, रिश्तेदारियां होती है, उसको समरकता के द्वारा जाना जाता है। इसी तरह विवाह के माध्यम से सभी विवाहों को विवाह संबंध शब्द के लिए किया, यानी कुछ ऐसी हमारी रिश्तेदारियां होती हैं जो वैवाहिक संबंध जब स्थापित होते हैं, लड़का लड़की की शादी होती है, तब भी कई रिश्तेदारियां बनती हैं, तब भी कई नातेदारियों का हमें देखने को मिलता है। यानी विवाह संबंध के आधार पर कौन कौन सी नातेदारी हो, उदाहरण के लिए देखोगे माँ बेटा, यानी माँ की शादी हुई तो बेटा है, वो भी एक रिश्ता बन गया। बेटी, भाई बहन, पिता बेटी, बेटे, ये जो सारे होते हैं ये क्या होते हैं, रिश्तों में ये समरसता है। जबकि पिता, सास, बेटी, दामाद आदि के बीच क्या है, वैवाहिक संबंध है। यानी हमारी जो नातेदारियां होती हैं, कई सारी नातेदारियां रक्त संबंध के आधार पे है। जैसे कौन कौन सी है, माँ बेटा बेटी, ठीक है, रक्त संबंध के आधार पे। भाई बहन, पिता बेटा बेटी, ये हमारी रक्त संबंध के आधार पे नातेदारी है। और हमारी वैवाहिक संबंध के आधार पे कौन सी नातेदारी है, पिता सास, बेटी दामाद, ये सारी हमारी कैसी नातेदारियां हैं, वैवाहिक संबंध के आधार पर होती हैं, ठीक है। अधिकांशतः यह इन दो संबंधों की सामाजिक मान्यता को बताता है, यानी जो हमारी समाज में मान्यता है, यानी वैवाहिक समाज में यानी नातेदारियां बताती हैं जो जैविक संबंधों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो नातेदारियां क्या हैं वह जैविक संबंध हमारे कैसे हैं उसकी तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में ग्रामीण और शहरी सामाजिक जीवन में नातेदारियों संबंधों का ताना बाना महत्वपूर्ण निभाया जाता है। यानी कि हमारा जो भारत है, चाहे हमारा ग्रामीण भारत हो चाहे शहरी भारत हो, वहाँ पर जो भैया हमारे रिश्तेदारी होते हैं, जैसे मामा हैं, बुआ है, ये जो होते हैं हमारी रिश्तेदारियाँ जो होती हैं, हमारी जो नातेदारियाँ रिश्तेदार होते हैं, क्या होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी के संबंधों में उसके जो रिश्तेदार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। अगला जो हमारा रहेगा देखेंगे नातेदारी के आयाम।
क्या रहेगा, नातेदारी के आयाम। उत्तर और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली नातेदारियां पद्धतियों की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अगर हम नातेदारी को पढ़ने जा रहे हैं तो उसको जानने से पहले कुछ विशेषताओं के बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक रहेगा। हम यहाँ पर 4 पहलुओं को पहचान करेंगे, यानी हम 4 पहलुओं को जानेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नातेदारी समूह क्या होता है। नातेदार शब्द का निर्माण सामाजिक समूहों के उत्तराधिकारी जैसे असमिता के लिए करते हैं। यानी नातेदारी जो समूह है का निर्माण सामाजिक समूह के उत्तराधिकार के लिए, यानी उत्तराधिकार जैसे भाई रिश्तेदारी नातेदारी होती है तो संबंध बनता है, किसी को उत्तराधिकारी मिलता है, यार ये समता के लिए करते हैं। एक समूह की सीमा वंश के सिद्धांत का प्रयोग है, यानी एक समूह जो तो अपनी वंश परंपरा बढ़ाने के लिए भैया शादी विवाह होता है, हमारी नातेदारियां और रिश्तेदारियां बनती हैं। समूह में एक रेखीय वंश यानी पितृवंशीय या मातृवंशीय शामिल, यानी जो हमारी नातेदारियां होती हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, वह पितृवंश की होती हैं या मातृवंश की। भैया जैसे पापा के बुआ के लड़के हैं, मम्मी के बुआ के लड़के हैं, या पापा की बुआ हैं, पापा की मौसी हैं, मम्मी की मौसी हैं, यानी जो हमारी नातेदारियां होती हैं, जो हमारी रिश्तेदारियां होती हैं, वो पितृवंशीय होती हैं या मातृवंशीय भी होती हैं, तथा जो इस तरह से संबंधित नहीं है उसे शामिल नहीं किया जाता है। ज़्यादातर जो हमारी नातेदारियाँ, मुख्यतः हमारी नातेदारियों को जो समूह है वह पितृवंशी है। जैसे पापा की बुआ हैं, पापा के चाचा हैं, पापा के मामा हैं, यानी पितृवंशी हैं। जैसे मम्मी की बुआ हैं, मम्मी की मौसी हैं, मम्मी की ताई हैं, या कह सकते हैं मम्मी की आंटी हैं, या मम्मी की कह सकते हैं कि उनके रिश्तेदारी हैं। यानी हमारे जो रिश्तेदारियाँ होती हैं समूह कैसे हैं, पितृवंशी और मातृवंशी होते हैं ज़्यादातर। अगला नातेदारी शब्दावली क्या होती है देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे नातेदारी शब्दावली, देखिए खास तरह के नातेदारों संबंध को बताने के लिए हम नातेदार शब्द का यूज, यानी खास तरह के जो हमारे संबंध होते हैं उनको नातेदार शब्द के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। शर्तों को सूची नातेदारी प्रणाली की प्रकृति व्यक्त करती है, यानी कुछ ऐसी सूची है जो नातेदारी की प्रकृति क्या उसको बताती है। यही कारण है कि नातेदारी शब्दावली का वर्णन करके हम नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डालने में समझ, यानी नातेदारी जो प्रणाली है उसके हमें वर्णन करना पड़ेगा तभी हम इसको जान पाएंगे, ठीक है। नातेदारी में प्रणालियाँ कैसे, सबसे पहले जो हमारी नातेदारियाँ होगी, रिश्तेदारियाँ होंगी, उसमें जो हमारी नातेदारी रिश्तेदारी बनती है वह किस आधार पर बनेगी। तो पहला विवाह के नियम के आधार पर बनती है, ठीक है भैया। विवाह का नियम कैसे था, पहला देखेंगे विवाह के नियम क्या होते हैं। जैसा कि नातेदारी समूह एक समाज में पाए जाने वाली प्रणाली के रूप में होता है, यानी जो नातेदारी जो रिश्तेदारी होती है वह किसी भी समाज में भैया पाई जाती है। हर समाज में रिश्तेदारियाँ होती है, समाज कोई भी हो रिश्तेदारी होती है, ठीक है। वैसे ही शादी के भी नियम ऐसे लोगों की श्रेणियों में जो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। ऐसे अगर शादी भी देखोगे कई ऐसे श्रेणियाँ जहाँ पर शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। दूल्हा लेने वाले और दुल्हन के बीच संबंधों का आदान प्रदान होता है, यानी जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ पर बहुत सारी नातेदारियाँ या रिश्तेदारियाँ बनती हैं जिनके भीतर परिजन संचालित होते हैं। मान लो जब किसी लड़के लड़की की शादी होती है तो लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वाले भैया ये मिलते हैं, तब वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादातर जो हमारे रिश्ते होते हैं वह संचालित होते हैं। इसीलिए किसी भी नातेदारी प्रणाली को समझने के लिए वैवाहिक नियमों की बात करना आवश्यक है। यानी हम किसी भी अगर नातेदारी जो ज़्यादातर तो रक्त संबंध के आधार, लेकिन नातेदारियों को अगर हम नातेदारियों को समझना चाहते हैं तो हमें विवाह के नियमों की बात करनी, यानी विवाह के आधार पे हमें ज़्यादातर नातेदारियाँ रिश्तेदार, जैसे मान लो आपकी दीदी की शादी हो गई, आपके भैया की शादी हो गई, तो आपकी बहुत सारी रिश्तेदारी बन जाएगी। कोई काका कोई कुछ बन जाएगा, कोई आपका कुछ लगेगा, कोई आपका कुछ लगेगा। जैसे आपकी भैया की शादी होगी या आपकी ही अगर शादी हो जाएगी, आपकी शादी जब किसी और अन्य लड़की से होगी तो आपके फैमिली में उसके फैमिली में कई सारी नातेदारियाँ और रिश्तेदारी बनेगी भाई, ठीक है। अलग अलग जैसे आपकी वाइफ होंगी, उनकी बुआ हैं, मौसी हैं, ये मामी हैं, ये सारी क्या होंगी आपके भी रिलेशन में मामी बुआ मौसी तमाम तरह के बने, यानी ये वैवाहिक संबंधों के आधार पर क्या हो गया है, आपकी रिश्तेदारी और नातेदारियां बन जाएंगी। यानी नातेदारी और रिश्तेदारियों को समझने के लिए हमें विवाह के नियमों को जानना बहुत जरूरी है वैवाहिक संबंध के आधार पर। अगला देखेंगे उपहारों के आदान प्रदान। देखो हम क्या करते हैं, अगला देखेंगे। देखो प्रदान, समाजशास्त्री नातेदारियों के विभिन्न श्रेणियों के बीच सामाजिक संबंधों का वर्णन करना पसंद करते हैं। यानी जो समाजशास्त्री हैं वह नातेदारियों को बताने के लिए, समझाने के लिए वह संबंधों का यानी सामाजिक संबंध क्या है उसको बताना है। जैसा कि किसी भी रिश्ते में हमेशा 2 शब्द होते हैं नातेदारी व्यवहार को जोड़े में वर्णित करने के लिए। उदाहरण के लिए अभिभावक बाल
संबंध दो पीढ़ियों के बीच नातेदारी के व्यवहार को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अभिभावक बाल संबंध दो पीढ़ियों के बीच नातेदारी का व्यवहार। देखो हमारी जो नातेदारियाँ होती हैं कई बार रक्त संबंधों के आधार पर होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे देश में नातेदारियाँ रक्त संबंधों के आधार पर, जैसे क्या है, आप हैं, आपके चाचा हैं, आपके ताऊ हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं, यानी ये भी उपहारों के आधार, यानी ज़्यादातर रक्त संबंधों के आधार पर भी क्या होती हैं हमारी नाते। देखो हमारी जो भी नातेदारियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, वो सिर्फ दो आधार पर बनेगी। पहला क्या है, विवाह के आधार पर। भी शादी वादी हो जाता है तो मान लो तुम्हारी शादी किसी लड़की से हुई तो लड़की की जो मामी हैं, आंटी हैं, या उनकी मौसी हैं, बुआ हैं, वो भी आपकी मौसी मामी बन जाएंगी। उसी प्रकार से जो अगर आपकी शादी किसी लड़के से हुई है तो उसके जो लड़के की जो मामी होंगी, मौसी होंगी, बुआ होंगी, या उसके फैमिली में जो और होंगे उसके रिश्तेदारी होंगी, वो भी आपके उनसे रिश्ते, यानी शादी करने से भी कई सारी रिश्तेदारियां नातेदारियां स्थापित हो जाती है। दूसरा रक्त संबंधों के आधार पे, ठीक है, रक्त संबंधों के आधार पर ज़्यादा, जैसे मान लें जैसे आपके ताऊ के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, ठीक है, आपके चाचा की लड़की है, ताऊ की लड़की है, ये भी क्या है, रक्त संबंधों के आधार पर आपकी नातेदारियां या रिश्तेदारियां इस आधार पर बनती हैं। ज़्यादातर इस प्रकार से भी, यानी दो आधार पे हैं नातेदारी जो बनती है, उसका दो मुख्य आधार है, रक्त संबंधों के आधार पर, दूसरा है वैवाहिक संबंधों के आधार पर हमारी बनती हैं। और हमें वैवाहिक संबंध के आधार पर जो होती हैं, विवाह को नियमों को समझना बहुत जरूरी रहेगा। अगला हम जो पढ़ेंगे, उत्तर भारत में नातेदारी कैसे है। आइए हम सबसे पहले यह परिभाषित करें कि हम उत्तर भारत से क्या मतलब है। उत्तर भारत में पाई जाने वाली नातेदारियां प्रणाली को वर्णन के लिए हम इरावर्ती कार्वे ने 4 संस्कृतियों की पहचान की है। उत्तर, मध्य, दक्षिण, पूर्वी, यानी उत्तर भारत में अगर हम नातेदारी को समझेंगे तो उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र जो हमारा है, कर्ण के अनुसार उत्तरी क्षेत्र हिमालय, उत्तर क्षेत्र में विंध्याचल में स्थित है। ये हम इस क्षेत्र में 4 विशेषताओं को संदर्भित करेंगे नातेदारी की बुनियादी में। पहला क्या करें, प्रक्रिया का नियम का वर्णन करेंगे, जैसे नातेदारी समूह, नातेदारी शब्दावली और वैवाहिक नियम, परिजनों के बीच उपहार और औपचारिक आदान प्रदान कैसे। अब हम उत्तर भारत में नातेदारी प्रणाली की चर्चा करेंगे। यानी नातेदारी जब हम समझेंगे, पहला तो नातेदारी समूह कैसा है, नातेदारी शब्दावली क्या है, या विवाह के नियम के आधार पर कौन कौन सी नातेदारी बनी है, फिर परिजनों के बीच में जो उपहारों का आदान प्रदान है कैसा होता है। इस आधार पर हम क्या करेंगे, उत्तर भारत में जो नातेदारियाँ, उत्तर भारत का भैया मतलब होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, कश्मीर, ये जो हमारे राज्य हैं, यानी मध्य प्रदेश, ये जो सारे उत्तर भारत के जो हमारे इलाके हैं, राजस्थान, मैंने दिल्ली सारा बोल दिया है, ये इलाके जो हैं, यानी जो हमारे उत्तर भारत के इलाके हैं, यहाँ पर जो नातेदारियाँ होती हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, वह किस प्रकार बनती है। ये भैया यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, और यहाँ पर जो बनती हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हमारा अगर बात करें उत्तर भारत में, इसको भी हम अगर शामिल कर लेंगे, कश्मीर को शामिल कर सकते हैं, राजस्थान का इलाका है हमारा, बंगाल का हल्का थोड़ा, मध्य प्रदेश जो है, ये जो सारे इलाके हैं, इन सारे जगहों पर रिश्तेदारी और नातेदारियां कैसे बनती हैं, उनमें किस आधार पे, नातेदारी समूह, नातेदारी शब्दावली, विवाह के नियम और परिजनों के बीच में अगर बात करें उपहारों का आदान प्रदान कैसा है, इस आधार पे हम नातेदारी को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले नातेदारी समूह की बात करते हैं। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में समाजशास्त्रीय अध्ययन से पता चला है कि सामाजिक समूह जैसे कि पितृवंशी, जाति, उपजाति लोगों के बीच सहयोग या संघर्ष का आदान प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम जो उत्तर भारत में जो ज़्यादातर नातेदारियां हैं वो पितृवंशी यानी पिता की वंश परंपरा के अनुसार हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में व्यापक रूप से नातेदारी संगठन एक पक्षीय वंश के आधार पर है, यानी एक पक्ष का ही वंश ज़्यादा नातेदारियाँ बनती है। जब हम वंश सदस्यता समूह को एक पंक्ति में समझते हैं तो वंश के आधार पर पता लगाया जाता है, तो हमें एक वंशीय समूह कहते हैं। उत्तर भारत में हमारे पास ज़्यादातर पितृवंशीय समूह हैं। इसका अर्थ है कि वंश पिता पुत्र तक पुरुष क्रम में पाया जाता है। पितृवंश के सदस्य सहयोग करते हैं और साथ ही भिन्न स्थितियों में दुश्मनी भी दिखाते हैं। यानी उत्तर भारत में ज़्यादातर जो नातेदारियाँ रिश्तेदारियाँ हैं वो पिता की साइड से ज़्यादातर बनती हैं, जैसे पिता की साइड से, यानी पितृवंशीय नातेदारियां उत्तर भारत में ज़्यादातर जो नातेदारियां यानी रिश्तेदारी, ठीक है, यानी जो रिश्तेदारियां हैं उत्तर भारत में ज़्यादातर पितृवंशी रिश्तेदारियां ज़्यादा निभाई जाती हैं, या इनमें संघर्ष भी, अगर पितृवंशी नातेदारियां उनमें लड़ाई झगड़े और ज़्यादातर जो संबंध हो गए उन्हें देखने को मिलता है। पितृ संबंधी का मतलब जैसे आपकी शादी, ठीक है,
मान लो आपके यहाँ पे आपकी भैया की शादी हो गई, तो आपकी भैया की जो शादी हो जाएगी, आपकी जो भाभी आएंगी, तो आपके जो फैमिली के रिश्तेदारी हैं, जैसे आपकी मामी हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, तो ये जो रिश्तेदारी होंगे ज़्यादा प्रबल मानी जाती हैं, यानी पितृवंशी रिश्तेदारियाँ। मान लो जैसे आपके पिता हैं, ठीक है, आपके पापा हैं, तो आपके पापा की बुआ हैं, मौसी हैं, मामी हैं, ठीक है, ये जो रिश्तेदारियां आपकी होंगी ये ज़्यादा मजबूत मानी जाए। उसी की अपेक्षा अगर जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी की जैसे मामी है, बुआ है, मौसी हैं, ये रिश्तेदारियां या नातेदारियां उतना ज़्यादा प्रबल नहीं चलती हैं या इसमें संबंध ज़्यादा नहीं निभाए जाते हैं। लेकिन जो पितृवंशी नातेदारियां हैं, जैसे आपकी बुआ हो गई हैं, आपकी मौसी हैं, यानी आपके पापा की जो बहन है उसकी आपकी बुआ हो गई, वही बता रहा हूँ, यानी आपके पापा की जो मौसी हैं, आपकी बुआ हैं या मामी हैं, और जो रिश्तेदारी हैं वो ज़्यादा, यानी पितृवंशी, यानी आपके जो पिता हैं उनकी ज़्यादातर जो नातेदार, आपकी जो माँ है, माँ के साइड के जितने रिश्तेदार हैं वह रिश्तेदार नातेदारियाँ कम मानी जाती हैं। लेकिन उत्तर भारत में पितृवंशीय नातेदारी है, नातेदारी समूह में पितृवंशी है। अगला हम देखेंगे उसमें क्या है, कुल बहुत मायने रखता है उत्तर भारत में। कुल वंश एक बहुमुखी इकाई है, अर्थात एक ही वंश का लड़का लड़की विवाह नहीं कर सकते। यानी उत्तर भारत में अगर बात करोगे एक ही कुल के, यानी एक ही गोत्र के लड़के और लड़की शादी नहीं करते भाई। एक बड़ी बहिर्विवाह श्रेणी को कुल कहा जाता है। एक बड़ी जो बहिर्विवाह की श्रेणी होती है उसे कुल कहा जाता है। हिंदुओं में इस श्रेणी को गोत्र कहा जाता है। हिंदुओं में कुल को क्या बोलते हैं, गोत्र। यानी हिंदुओं में अगर देखो भैया एक ही गोत्र में शादी नहीं होता है। अगर आपका भी सेम ही गोत्र है और लड़की का भी सेम ही गोत्र है तो उसमें क्या होती है, शादी नहीं होती है, शादी नहीं करवाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता के गोत्र का होता है या कुल या गोत्र के भीतर विवाह नहीं करेगा। जो आपका गोत्र होगा, जो आपके पापा का गोत्र होगा आपका वही माना जाएगा। जैसे आपके पापा का जो गोत्र है आपका वही गोत्र माना जाएगा। ठीक है, आपकी मम्मी के फैमिली वाले गोत्र अलग है। जैसे मान लो तुम्हारी शादी होगी तो आपका तुम्हारा जो गोत्र है, अलग अलग सबका गोत्र होता, तो आपकी जो शादी होगी आपका जो गोत्र है उस गोत्र के लड़के से शादी नहीं की जाती है, यह उत्तर भारत में है। यदि एक व्यक्ति आमतौर पर समान पूर्वज के वंशजों के सदस्य के बारे में एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में जानता है तो, लेकिन कुल का सामान्य पूर्वज आमतौर पर एक पौराणिक व्यक्ति होता है। वंश के सदस्य निकट में रहते हैं, इसलिए सहयोग या संघर्ष के अधिकतर अवसर होते हैं। यानी उत्तर भारत में जो नातेदारियां और रिश्तेदारियां भैया वो वंश कुल में बहुमुखी हैं। यानी एक ही वंश में, एक ही कुल में, यानी एक ही गोत्र में शादियां नहीं होती हैं, क्योंकि एक ही गोत्र में शादी करेंगे तो ज़्यादा चलती नहीं है। या कहते हैं कि एक ही गोत्र में अगर शादी होगी तो वहाँ पर सहयोग संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है। दूसरा कहते हैं जाति और उपजाति भी बड़ी मानी रखते हैं उत्तर भारत में। क्या रखती है, जाति और उपजाति भी। देखो, वंशावली और कुल के अलावा नातेदारी प्रणालियों में समूहों में परिवारों के भीतर संचालित हैं जो एक गांव के पास या गांव में रहते हैं। जैसे कि जातीय अंतर विवाह होता है, यानी एक व्यक्ति एक जाति में विवाह करता है। एक जाति समूह से संबंधित लोगों के मायने में रिश्तेदार होते हैं, वह पहले से संबंधित या संभावित रिश्तेदार हो सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारी शादियाँ होती है एक ही जाति का, एक ही ब्राह्मण के यहाँ सर शादी करेगा, क्षत्रिय के यहाँ पर शादी करेगा, वैश्य के यहाँ पर शूद्र, यानी जो जाति हैं, यानी हर जाति, जैसे यादव हैं, पंडित हैं, तिवारी हैं, दुबे हैं, या कह सकते ब्राह्मण की जातियाँ हो गई। उसी प्रकार से अन्य जो जाति हैं, राजपूत हैं, ये जो जातियाँ होती हैं अपने ही कास्ट में क्या करती हैं भैया, शादी करती हैं। तो ये जो नातेदारी रिश्तेदारियाँ बनती हैं वो जाति और उपजाति के आधार पर भी नातेदारी रिश्तेदारी बनती हैं, क्योंकि हम जो अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं वह जाति और जाति के आधार पर करते हैं। ठीक है, जाति असंगति आमतौर पर एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आती हैं जब वो एक दूसरे के सम्मान और स्थिति को चुनौती देते हैं। यानी जातियां जो होती हैं वह आमतौर पर एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं जब एक दूसरे उनके सम्मान को चुनौती देते हैं। उपजाति जाति का सबसे बड़ा खंड है, यह जाति का सभी कार्य करता है, जैसे कि अंतर्विवाह, सामाजिक नियंत्रण। एक उपजाति के सदस्य रिश्तेदारों में सहयोग करते हैं, वह संदर्भ के आधार पर सामाजिक आर्थिक आते हैं। देखो, आपकी जो शादी होगी ना, आपकी जैसे कास्ट में जब शादी हो जाएगी ना, तो आपके जो उस जाति के जो लोग होंगे ना वो आपका सहयोग करेंगे, मदद। यानी जो शादियां होती हैं वह जातियों में ही होती हैं, उपजातियों में होती हैं, और जातियों उपजातियों में ही क्या होता है, हमारा वैवाहिक संबंध होता है। और ज़्यादातर जो नातेदारियाँ होंगी एक ही जाति या एक ही उपजाति में ज़्यादातर नातेदारियाँ या रिश्तेदारियों को पाया जाए, क्योंकि जो हमारी शादी है, क्योंकि ज़्यादातर जो रक्त, देखो नातेदारी रिश्तेदारी किसके आधार पर बनेगी भैया, रक्त संबंध के आधार पर और वैवाहिक। तो जाति और उपजाति में जो रिश्तेदारी नातेदारी बनेगी वो वैवाहिक संबंधों के आधार पर ही बनेगी। ठीक है, अगला कल्पनीय परिजन क्या होता है। अगला देखिए, कल्पनीय परिजन हमें ग्रामीणों के बीच कल्पनीय नातेदारियों को मान्यता देने में उल्लेख, यानी ऐसे कुछ नातेदारियाँ होती हैं जो कल्पना नहीं की जाती है
अक्सर लोग जो वंश या विवाह से संबंधित नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ काल्पनिक नातेदारी के संबंध में रहते हैं। जैसे कई बार हमारे रिश्तेदार नहीं है तो मुँह बोला भाई है, मुँह बोली बहन है, मुँह बोले मामा है, मुँह बोली मामी है, इसको भी बड़ा चलता है ना, काल्पनिक परिजन बन जाते हैं। यानी हमारे दूर के अंकल हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, मुँह बोले चाचा हैं, मुँह बोले आंटी हैं, यह होता है ना, मुँह बोली बहन है, मुँह बोले भाई है मेरा, बोलते नहीं मुँह बोला भाई है, मुँह बोली मेरी बहन है। तो एक काल्पनिक परिजन है, एक काल्पनिक नातेदारी है, एक काल्पनिक बनावटी रिश्तेदारियां हैं। यानी कैसी है भाई मेरे, ये बनावटी हैं, ये रियलिटी नहीं है ना। तो देखो जो रिश्तेदारी होगी या जो हमारी नातेदारी होगी वह तो वैवाहिक संबंध के आधार पर होगी या रक्त संबंध के आधार पर। लेकिन जो मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन, मुंह बोला ताऊ है, मुंह बोली आंटी है, मुंह बोले अंकल है, ये मुंह बोला वाला जो चलता है काल्पनिक, यानी ये बनावटी है, सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ मुंह बोले भाई भाई चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक परिजन होते हैं। कई आदिवासी और गाँव के अध्ययन के इस तरह अभ्यास के प्रमाण में थे। उत्तर भारत के एक गाँव में आम निवासियों के आधार पर अंतर संबंध व्यक्ति आमतौर पर भाई की तरह व्यवहार करते हैं। ज्यादातर बोलते नहीं हमारे गांव के हैं, हमारे ही भाई हैं, ये सारे काल्पनिक परिजन। जैसे दूर के चाचा हैं, दूर के चाचा हैं। जैसे गांव में क्या होता है, एक गांव में अगर जब लोग रहते हैं भैया, सबको गांव का, आपके जो अन्य भी होंगे चाचा लगते हैं, सबको चाचा चाचा बोलेगा। आपके पिता के जितने बड़े सबको दादा बोलेगा। आपकी जो मम्मी होंगी, आपकी मम्मी जितनी भी वो सारी आपकी आंटी हो जाएंगी। ये सारी क्या होते हैं, हमारी काल्पनिक परिजन होते हैं या काल्पनिक नातेदारियां होती हैं। ये सारी उत्तर भारत में या गांव में चलती हैं, भाई भाई या बहन बहन जो हो जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। नातेदारी शब्दावली देखिए, अगला क्या है, नातेदारी शब्दावली। विभिन्न नातेदारी शब्दावली की तुलना में विश्लेषण में हम नातेदारी संरचना, उसके ढांचे, प्रत्येक शब्दों से जुड़े व्यवहारों को समझने में मदद करेगा। दूसरे शब्दों में नातेदारी शब्द हमारे सामाजिक रिश्तों के लिए संदर्भ मुहावरा बनाते हैं। यानी जो हमारे नातेदारी शब्द होता है हमारे संबंधों में क्या करते हैं, मुहावरा प्रदान करते। कई बार एक ही नातेदारी शब्द का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में दर्शाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि नातेदारी का शब्दावली का अध्ययन भाषा और यानी नातेदारी वाली जो शब्द है उसका भाषा और संस्कृति की दृष्टि से साथ ही निकटता से जुड़ा है। आइए हम यहाँ पर चर्चा करें उत्तर क्षेत्र में भाषाई क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली नातेदारी वाली शब्दावली क्या है। पहला क्या है, नातेदारी शब्दावली क्या है। उत्तर भारत में नातेदारी प्राकृतिक वर्णन है। उत्तर भारत में जो नातेदारियां उसमें क्या, उत्तर भारत के मामले में हम शब्दावली प्रणाली को वर्णनात्मक कह सकते हैं। इसलिए ऐसा क्योंकि नातेदारी शब्द आमतौर पर वक्ता की दृष्टिकोण से, यानी वक्ता यानी जो बोलने वाला जो भैया रिश्तेदारी बता रहा है उसके आधार पर जहां तक सबसे दूर के रिश्तेदारों का सटीक रूप से वर्णन किया जाए। अंग्रेजी शब्दों के विपरीत उत्तर भारत में नातेदारियों की शब्दावली बहुत स्पष्ट है। यानी उत्तर भारत, देखो अंग्रेजों में जो रिलेशन है, रक्त संबंध है, देखो वहां पर बोलेगा अंकल हैं, अरे भैया अंकल, मामा को भी अंकल बोल रहा है, चाचा को भी अंकल बोल रहा है, सब अंकल हैं, पता नहीं चलता। लेकिन हमारे भारत में अगर भैया बोला जा रहा बुआ हैं तो बिल्कुल बुआ कहीं है पकड़ा है, बुआ ही हैं। मौसी हैं तो बिल्कुल क्लियर है मौसी कौन है। मामी हैं, मामी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यही अंग्रेजों के यहाँ जाओगे ना, मामी को भी आंटी बोलेगा, मौसी को भी आंटी बोलेगा, ये सबको आंटी ही बोलता है। यानी उत्तर भारत में जो हमारी नातेदारी शब्द हैं या शब्दावलियां हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। अगर मामी बोल रहा है तो इसका मतलब है बिल्कुल क्लियर है, नानी बोल रहा तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, मामा बोल रहा तो बिल्कुल क्लियर है, चाचा बोल रहा तो बिल्कुल क्लियर है। यानी हमारी जो बिल्कुल संबंध हैं, जैसे चाचा चाची, ये कह सकते हैं पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक संबंधों पर हो सकते हैं जो उम्र को प्रकट नहीं करते। उदाहरण के लिए जब हम चचेरे भाई कहते हैं तो इसे आसानी से पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा के बेटे के अनुवादित किया जा सकता है, जो वक्ता का भाई या रिश्ते में बड़ा भाई हो सकता है। इसी तरह मेरा ममेरा भाई है मतलब है कि मामा का बेटा है। वही मैं आपको बता, हम सामान्यतः क्रॉस चचेरे ममेरे भाई के लिए अंतर है। एक के भाई का बच्चा भतीजा, यानी जैसे भतीजा पुरुष के बच्चे के लिए, वहीं भतीजी महिला के बच्चे के लिए, एक महिला के बच्चे के लिए भांजा या भांजी शब्द, यानी बोलते नहीं मेरा भांजा है, मेरी भांजी है, मेरा भतीजा है। ये हमारे उत्तर भारत में जो नातेदारियाँ उसके लिए जैसे चाचा है, मामा है, चचेरे ममेरे भाई हैं, मुमेरे फुफेरे भाई हैं, या भांजा है, भांजी है, भतीजा है, भतीजी है। इस प्रकार के शब्दों को हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में दर्शाया, यानी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ उत्तर भारत में सारी चीज़ें हैं। अगला, नातेदारी शब्दावली में सामाजिक व्यवहार क्या है। देखो नातेदारी व्यवहार में सकलमा में
AR डिक्सन ब्राउन ने दी है, जिसमें 3 प्रकार है नातेदारी नियमों को पहचानना। सहोदर समानता की एकता, यानी सहोदर समानता की एकता ज्ञान पर, निकट संबंधी पीढ़ी दूरी के आधार पर, वैकल्पिक पीढ़ियों का विलय है, यानी 3 चीज़ों के आधार पर हम मान सकते हैं। आगे देखिएगा, नातेदारी शब्दावली और व्यवहार दोनों इस सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, यानी नातेदारी जो शब्दावली है और जो व्यवहार है दोनों इसी सिद्धांत को बताते हैं, व्यक्त करते हैं। 2 प्रमुख नातेदारी व्यवहारों के रूप में हंसी मजाक का रिश्ता और संकोच का रिश्ता होता है, यानी ज़्यादातर जो नातेदारियाँ होती है उसमें क्या होता है, हंसी मजाक। काफ़ी नातेदारी में जैसे हंसी मजाक वाली होती है ना, जैसे जीजा साली का रिश्ता कैसे भैया हंसी मजाक वाला है, ठीक है। कुछ संकोच का रिश्ता, कुछ लोग शर्माते भी हैं। इन दोनों का समान प्रकार है, जैसे तनाव कम करना, संबंधित जो संदिग्ध है और भेद करना। नातेदारी शब्द का बहुत प्रयोग भी परिजनों से अपेक्षाकृत व्यवहार में स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में गांव में अपने अध्ययन में एक व्यक्ति अपने बड़े भाई की पत्नी के बीच के पर्यटन के संबंधों को वर्णन किया है। यह लोकप्रिय देवर भाभी के रिश्ते में जाना जाता है, जो स्वाभाविक रूप से एक परिहास का रिश्ता है, यानी जैसे देवर भाभी का रिश्ता है, जीजा साली का रिश्ता है, ये क्या होते हैं, हंसी मजाक के रिश्ते हैं। ये कहते नहीं कि भैया मजाक कर सकता है, हंसी ठिल्ला, रिश्ता ही हमारा ऐसा है, संबंध ही हमारा कैसे है, ये मजाकिया रिश्ते हो जाते हैं, ठीक है। मजाक के रिश्ते के विपरीत एक महिला उसके पति के बीच के पिता का यानी परिहार का व्यवहार है। उसी तरह उसे यानी जैसे पिता है, ठीक है, जैसे 2 भाई हैं, बड़ा जो भाई होगा, जो छोटे भाई की पत्नी होगी, क्या होगा उसमें कैसे प्रकार का आपको रिश्ते मिलेगा, वहाँ पर थोड़ा सा मान सम्मान का रिश्ता रहेगा। वहाँ पर किस प्रकार का रिश्ता है, यहाँ पर जैसे हम बताएंगे संकोची रिश्ता होगा, ठीक है। यही तो बता रहा हूँ, ये बदल जाएगा। पति के पिता के लिए शब्द ससुर और पिता के बड़े भाई के लिए भसुर शब्द होगा। भसुर संस्कृत में भातृ यानी भाई और ससुर यानी ससुर का एक संयोजन है, इसीलिए ससुर की तरह होता है, यानी भसुर भी है वह ससुर। देखो ससुर का मतलब होता है ये भी उसी के लिए, यानी पिता के बड़े भाई के लिए। भसुर यानी बड़े भाई के लिए बोला जाता है, ये संस्कृत का शब्द है। कई हमारे जैसे कई कुछ इलाके जहाँ पर भसुर शब्द का यूज होता है। विवाह के नियम के आधार पर देखेंगे उत्तर भारत में, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के संदर्भ में हम पाते हैं कि लोग जानते हैं कि किससे शादी नहीं करनी है। समाज साथी दृष्टि से यह बात यह व्यक्त की जा सकती है। उत्तर भारत में अगर हम बात करें कि विवाह में निषेधात्मक नियम है, यह हम देख सकते हैं विवाह के नियमों को एक निर्धारित सीमा के बाहर अनुमति है। आइए हम देखते हैं, यानी विवाह में क्या होता है, उत्तर भारत में जो भैया विवाह होता है गोत्रों में विवाह होता है। उत्तर भारत में जो भैया गोत्रों में होगा, यानी जो गोत्र यानी कुल होगा, भाई के कुल, यानी उत्तर भारत में जो विवाह होगा वो गोत्र में। आपका जो गोत्र होगा उस गोत्र में आपकी शादी नहीं होगी, बल्कि कोई दूसरे गोत्र में जो लड़की होगी, लड़की का जो गोत्र है सेम लड़के का अगर गोत्र है तो शादी नहीं होगी, यानी दूसरा गोत्र होना चाहिए, ठीक है। विवाह के मामले में एक व्यक्ति की मूल वंश क्रम में से संबंधित अच्छा होता है। किसी पुरुष को अपने पितृवंशीय की बेटी से शादी करने की अनुमति नहीं है, यानी पिता का जो वंश है, पिता का जो गोत्र है उसमें शादी नहीं बेटी की होती है। उत्तर भारत में 5 या 6 पीढ़ियों तक संबंधों को आमतौर पर याद किया जाता है और इस सीमा के भीतर विवाह गठबंधन की अनुमति नहीं। यानी जैसे गोत्र पता होगा ना, जैसे तुम्हारा कोई गोत्र है तो तुम्हारी जो शादी होगी उस गोत्र में नहीं होगी, बल्कि दूसरे गोत्र में शादी होने का क्या है यहाँ पर प्रचलन है। ऐसी स्थिति में कुलवंश में बदलता है। हम गोत्र यानी भाई कुल गोत्र को बात करते हैं। चतुर्गोत्रीय विवाह नियम क्या होता है, भैया एक गोत्र में शादी तो नहीं है। अब हम देखेंगे चतुर्गोत्रीय विवाह नियम क्या है। ईरावर्ती क्वीन के शब्दों के अनुसार इस नियम के एक पुरुष को अपने पिता के गोत्र, अपनी माता की गोत्र, अपने पिता माता का गोत्र और अपनी माता का गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। यानी हमें अपनी जो मम्मी का गोत्र है, जो पापा का गोत्र है, जो दादा का गोत्र है, जो दादी का गोत्र है, उन गोत्रों में हमें क्या करना चाहिए, लड़की की शादी नहीं होती है। उत्तर भारत में मौजूद अन्य प्रकार के बहुविवाह यानी ग्राम विवाह है। एक गाँव में आमतौर पर एक या एक वंश के सदस्य होते हैं। एक ही वंश के से संबंधित सदस्यों को अंतर्विवाह विवाह की अनुमति नहीं। यह सिद्धांत उन गांव में भी फैला है जिनमें 2 या 2 से अधिक वंश हैं। दूसरे शब्दों में उत्तर भारत में एक गांव का लड़का एक गांव की भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए आपस में, यानी देखो एक गांव में जो रहता है, एक गांव में लगभग एक ही गोत्र के लोग होते हैं ऐसा माना जाता है। यानी एक गांव में जो शादी नहीं होगी, इसीलिए एक गांव का लड़का एक गांव की लड़की को भाई बहन माना जाए। यानी हम एक गोत्र में शादी नहीं होती है और विवाह में चतुर्गोत्रीय नियम लगता है। यानी चतुर्गोत्रीय नियम का मतलब होता है कि जो आपकी मम्मी का गोत्र है, जो आपके पापा का गोत्र है, जो आपके दादा का गोत्र है, जो आपकी दादी का गोत्र है, उसमें आपकी शादी नहीं होगी, बल्कि इन चारों गोत्रों से अलग हुई। इसी को बोलते हैं चतुर्गोत्रीय
गोत्रीय नियम। दूसरा, एक ही गांव के लड़का लड़के हैं तो उनकी भी शादी नहीं होती, इस प्रकार के नियम। उपजाति के भीतर विवाह क्या है, अगला हम देखेंगे उपजाति के भीतर। देखिए यह स्थानीय शब्दों में संबंधित उपजातियों के भीतर विवाह इकाइयों के स्थितियों पर विचार का। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में सरयू परारी ब्राह्मण का उदाहरण लेते हुए लुई डोम द्वारा अध्ययन किया गया कि हम पाते हैं कि इस क्षेत्र के सरयू परारी ब्राह्मणों को 3 उपसमूहों जैसे 3 घर जैसे परिजन समूह वंश में विभाजित है जो श्रेणीबद्ध हैं। विवाह हमेशा निचले और उच्च स्तर के घरों में होता है। इसका मतलब है कि लड़कियों को हमेशा उस परिवार को दिया जाता है जिस घर में अपना स्तर ऊंचा रख सकें। इस संदर्भ में हम उत्तर भारत में लोकप्रिय कहावत भी उल्लेख है, लता को वापस नहीं जाना चाहिए। इसी विचार में एक अन्य भारतीय प्रतिबंध की पाँव पूजे लड़की नहीं लाए, यानी एक बार जब हमने शादी समारोह के दौरान दूल्हे के पैर धोए हैं तो हमें उस परिवार या घर की लड़की स्वीकार नहीं है, क्योंकि ऐसा मतलब होता है कि हम उस पक्ष को अपने पैर धोने की अनुमति देते हैं या रिश्तों में उलटने की अनुमति नहीं। उत्तर भारत में इस तरह के उल्टाव की अनुमति नहीं। इसी प्रकार हम मातृ सत्रात्मक क्रोश यानी चचेरे भाइयों के विवाह के नियम का निषेध पाते हैं। यानी यहाँ पर देखोगा, यानी जैसे गोत्र में आपकी भाई लड़की की शादी होती है उस गोत्र की हम लड़की नहीं लाते हैं, यानी यहाँ पर दूसरा नियम चलता है, यानी सरयू पारी, यानी जो उपजाति विवाह नियम की। देखो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं हम अपने ऊपर की जो जातियाँ होती है ऊपर के उसमें शादियाँ करते हैं, ठीक है। देखो कोई लड़के की शादी होगी ना तो उससे कम जाति की या कम गोत्र की, नीचे गोत्र की नहीं ले, नहीं उसे ऊपर की गोत्र की होगी तभी करेंगे। अगर लड़की की शादी होगी तो वह आप जो मान लीजिए अब लड़की की शादी होनी है तो लड़की का जो गोत्र है उससे ऊपर का गोत्र ऊंचा गोत्र होगा तभी शादी होगी, नीचा गोत्र होगा नहीं। अगर लड़का है तो लड़की की जो शादी होगा नीचे गोत्र में हो जाती है। इस प्रकार के क्या है उत्तर भारत में नियम बने हुए हैं। ये नियमों को हम जैसे लता को वापस नहीं जाना चाहिए, इसी प्रकार से यानी जिस ठीक है क्या बोलते हैं कि हम लोग जहाँ पर अपनी लड़की को ब्याहते हैं उस गोत्र में हम बहू नहीं लाते हैं। इस प्रकार से उत्तर भारत में कहीं कहीं पर नियम बने हुए हैं, इसी को बोलेंगे। अब हम देखेंगे, यही पूरा आपको बताया गया विवाह के नियम। नातेदारी के बीच उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान क्या, जीवन चक्र अनुष्ठानों के अवसरों पर उपहारों का औपचारिक आदान, यानी जब कोई अनुष्ठानिक व्यवहार होता है, जब पूजा पाठ होता है या शादी विवाह होता है तो वहाँ पर औपचारिक आदान प्रदान होता है। हमें नातेदारियों के विभिन्न श्रेणियों के बीच एक प्रतिमान व्यवहार समझा जाता है। आमतौर पर दूल्हा पक्ष या दुल्हन पक्ष की तुलना में अपनी निम्न स्थिति के कारण है, शादी के दौरान उपहार देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो अधिक से अधिक उपहार देना जारी रखते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उपहार देना और उपहार प्राप्त करना एक अच्छी तरीके से परिभाषित सामाजिक गतिविधि है। आइए हम इस व्यवहार का उदाहरण लेते हैं। एमसी मेयर ने मालवा के एक गांव में नातेदारियों के अपने अध्ययन का उल्लेख करते हैं। एक व्यक्ति की माँ के भाई के द्वारा दिए गए सभी उपहारों को ममेरे कहा जाता है। माँ के भाई के द्वारा लिए गए उपहार के विपरीत अपने पितृवंशी द्वारा किए गए उपहारों कहलाता है। उन्हीं उपहारों के लिए भी बनना शब्द का उपयोग किया जाता है जो अन्य रिश्तेदारों में किया जाता है, जैसे कि दूल्हे की बहन के पति यानी दूल्हे के पत्नी के भाई इसको कहते हैं। इससे पता चलता है दूल्हे की बहन तथा पति अर्थात जीजा, जिसे आरोही सीढ़ी के संदर्भ में पिता की बहन पति यानी अर्थात फूफा, दूल्हे की पत्नी भाई या आरोही पीढ़ी के लिए माँ अर्थात ये सगोत्र का हिस्सा होते हैं। यानी यहाँ पर अगर बात करें जो रिश्तों का आदान प्रदान, यानी जो आप बात करें जो उपहारों का आदान प्रदान है, यानी ज़्यादातर जो उपहार मिलते हैं वह लड़की के पक्ष वालों से ज़्यादातर उपहार दिए जाते हैं, लड़का का जो पक्ष होगा नहीं देता। जैसे बहुत जगहों पर जैसे किसी बहन की शादी तो भाई जो होगा अपनी बहन के लिए उपहार लेकर के जाएगा, लेकिन जो आपका जीजा होगा वह कभी आपके लिए घर के उपहार नहीं लेकर। यानी ज़्यादातर जो शादी जैसे आपकी बहन की शादी तो आपको उपहार लेकर के जाना पड़ेगा, जैसे हर किसी की। ये क्या होता है उपहारों का आदान। शादी विवाह जो होता है वहाँ पर अगर उत्तर भारत में उपहारों में जो लड़की पक्ष वाला है, जो लड़की वाले हैं वही उपहार देते हैं। लड़के वाले कभी देखा लड़की वालों को उपहार दे रहे हैं? भैया जब लड़की की शादी होती है तो उसको बेड दिया जाता है, वॉशिंग मशीन शादी वादी में दिया नहीं जाता, दहेज वहेज। इसी को मान लीजिए, इसी को अगर हम देखते हैं यानी जो उपहार देने की परंपरा उत्तर भारत में वह वर यानी लड़की पक्ष वाले लड़के वाले पक्ष को देते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा रहेगा दक्षिण भारत में नातेदारियां क्या हैं, ये भी नातेदारी समूह क्या है, पितृवंशीय या किस प्रकार से हैं, विवाह संबंध के नियम क्या हैं, या नातेदारी समूह क्या है, क्रॉस जैसे हैं उत्तर भारत में। ये जो बचा हुआ इसको हम क्या करेंगे अगली क्लास में मैं आपको जरूर बता दूंगा जितना बचा हुआ है, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला जो पॉइंट है ये भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, बाकी इसमें जो बचे हुए पार्ट हैं उन सभी पार्टों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका वीडियो आपको जो मैंने आपको पढ़ाया वीडियो आपको कैसे लगा है ये है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लें। इससे पहले भी मैंने सारी क्लास पढ़ा रखी है, आप वीडियोज़ को जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बता दिया है, आप क्वेश्चन पेपर भी जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।